ठीक है। तो यहाँ पर बात कर ली हमने श्रिंकेज वैल्यू के बारे में, उसके बाद बात कर ली थर्मोप्लास्टिक श्रिंकेज जो चार्ट है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल होते हैं। बेसिकली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इंजेक्शन मोल्ड बनाने में। ठीक है, एबीएस मटेरियल, पॉलीस्टीरीन, ठीक है, नायलॉन का पॉलीकार्बोनेट, तो ये सब मटेरियल होते हैं। सबसे ज्यादा मटेरियल आपने सुना होगा पीपी मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन। क्यों? क्योंकि ये हाउस होल्ड के प्रोडक्ट में यूज होता है, या फिर किचन वेयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज होता है। बेसिकली क्या होता है कि जहाँ इसमें जो किचन वेयर के प्रोडक्ट होते हैं या फिर हाउस होल्ड के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें टॉलरेंस वगैरह थोड़े से हम लोग ज्यादा रखते हैं। ठीक है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के बारे में, तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में प्रिसीजन ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली वहां पर 10 से 20 माइक्रोन के बीच में कभी कभी काम किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर है ना एबीएस मटेरियल का यूज करते हैं, क्योंकि इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है। एबीएस मटेरियल जो होता है वो फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर आग की अगर वो फायर के अगर आसपास आता है तो बेसिकली वो फायर को बियर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए एबीएस मटेरियल का यूज हम ऑटोमोबाइल में ज्यादातर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम कल पहुंच गए थे। ठीक है, कल हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर। तो बेसिकली जब भी आप प्लास्टिक के लिए या प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए मोल्ड को डिजाइन करते हो, तो मोल्ड को डिजाइन करने के लिए आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिजाइन अ टूल। ठीक है, कोई भी टूल डिजाइन करना है आपको तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होना जरूरी है। इसमें से कोई भी पॉइंट्स में अगर आपको वो डाउट होता है तो माइक ऑन करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। क्या करते हैं? सॉरी मैं समझा नहीं। नहीं 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 नहीं, डेंसिटी जब मटेरियल श्रिंकेज देते हैं उसका पूछ रहे हो ना आप? नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब नहीं है। मैंने तो आपको असल में क्या है वो वेट निकालने के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताई थी कि आपको असल मटेरियल अगर आपको असाइन करना है। हाँ, नहीं 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 नहीं, श्रिंकेज के लिए उसका जरूरी नहीं है बेसिकली क्या है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहां पर सॉफ्टवेयर में तो आप सब चीज मैनुअली देते हो। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे कि सपोज किसी मटेरियल का कोई कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट अगर मोल्ड के अंदर ठंडा हो रहा है तो वहां पर हम लोग तो असाइन नहीं कर रहे कि उस कंपोनेंट के अंदर बेसिकली हमने सॉलिड डेंसिटी दी है, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर में जब कोई कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें हम लोग मटेरियल को असाइन करते हैं, मतलब बेसिकली सॉलिड डेंसिटी देके उसको ये बताते हैं कि ये वाला मटेरियल है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसका वेट निकाल सकते हैं। तो वेट निकाल लेंगे तो फिर अभी और आगे जो चीजें होती है कि वेट से हम लोग क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, जी। तो क्योंकि शॉर्ट वेट होता है ना, जो कि कितना मटेरियल आपके इंप्रेशन के अंदर भरा रहा है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सॉलिड डेंसिटी उसके लिए जरूरी होती है कि नहीं? हम्म, चलिए। तो ये देखिए अभी कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स का पता होना आपको जरूरी है। जैसे कस्टमर हैंड पे जब आपने कोई कंपोनेंट लिया है और आप चाहते हो उसका मोल्ड बनाना। ठीक है, और वो कस्टमर आपसे मोल्ड बनवाना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो आप उनसे ये सब चीजें लेनी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की 2D ड्राइंग और 3D मॉडल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 3D मॉडल अगर आपके पास हो पहले से बना बनाया, अगर आपके पास एक्सटी स्टेप आईजीएस फॉर्मेट में अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर 2D अगर ड्राइंग है उनके पास और 2D ड्राइंग से वो बोल रहे हैं, बोले कि सर आप पहले 3D कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, 3D कंपोनेंट बनाने के बाद हमको उसका मोल्ड बनवाना है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि हाँ, आपको उस 3D मॉडल का आपको फर्स्ट 2D ड्राफ्टिंग करके आपको डायमेंशन वाइज उनको जीडीएनटी के साथ उनको वो ड्राइंग भेजना होगी और एक अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, कंपोनेंट का, तब आप उसका स्टार्ट कर सकते हो मोल्ड बनाना। नहीं तो अगर कंपोनेंट का अप्रूवल मिला नहीं, कुछ डायमेंशन अगर गलत है तो भी आपका मोल्ड गलत हो जाता है ना? तो ये चीजें होती है। उसके बाद है नंबर ऑफ केविटी। आपको कस्टमर से ये जानना होगा कि सर कितना नंबर ऑफ केविटी आपको चाहिए, बेसिकली एक मोल्ड के अंदर कितना केविटी चाहिए आपको, तो मतलब एक मोल्ड के अंदर कितने कंपोनेंट आपके बनकर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये कस्टमर से आपको पूछना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मोल्ड का साइज। ठीक है,
बाकी नंबर ऑफ केविटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ केविटी अगर ज्यादा बताते हैं फिर उसके बाद वो मशीन का स्पेसिफिकेशन देंगे जहां पर वो मोल्ड को लगाने वाले हैं। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है ना, उस मशीन का स्पेसिफिकेशन देंगे जहां पर वो मोल्ड को लगाने वाले हैं। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ केविटी अगर मैच नहीं कर रही है और कम नंबर ऑफ केविटी का हमको बनाना पड़ रहा है, तो उनको कस्टमर को हमको ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये पता करना पड़ेगा पहले कस्टमर हैंड पे कि आपको कितनी नंबर ऑफ केविटी चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट का मटेरियल आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा वो करो कि कस्टमर से पूछो कि सर कंपोनेंट का मटेरियल क्या है और श्रिंकेज वैल्यू उसका क्या है। श्रिंकेज वैल्यू जरूरी नहीं है जो रेंज मैंने आपको बताई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रेंज है कि आपको इन्हीं वैल्यू को लेना है। यहाँ पर कंपोनेंट का मटेरियल सपोज उन्होंने बताया कि सर पीपी मटेरियल है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 1 से 2% कोई भी। हाँ, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? तो बेसिकली देखो क्या होता है कि, हाँ, तो क्या होता है कि कस्टमर आपको कोई वैल्यू बताता है, श्रिंकेज वैल्यू, तो कस्टमर जो आपको वैल्यू बताएगा ना, अगर वो टूल पहले से बना हुआ है तो उनके पास वो श्रिंकेज वैल्यू पहले से अवेलेबल होती है। तो वो बोलते हैं, बोले सर आप एक काम करो 1.35% आप इसकी श्रिंकेज वैल्यू ले लो, तो आपका जो मोल्ड होगा, मतलब जो आपका कंपोनेंट निकलेगा वो बिल्कुल सही निकलेगा। बेसिकली ट्रायल के बाद आपका कंपोनेंट बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, अगर आपने इसमें से कोई रेंज उठा ली तो बेसिकली ये जो मटेरियल है वो ये प्योर मटेरियल है, बोल सकते हो आप इनको वर्जिन मटेरियल। तो वर्जिन मटेरियल की रेंज अगर आप कोई भी उठा के लोगे तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपका एक बार में अगर मोल्ड आप बनाओगे तो ट्रायल के बाद आपके कंपोनेंट का डायमेंशन वही निकले फिटमेंट के हिसाब से जो आप चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको एक दो ट्रायल मतलब कम से कम करने ही पड़ते हैं, तब आपका मोल्ड सही बनता है। ठीक है, तो कस्टमर हैंड पे आपको क्या पता ना चलना चाहिए, कंपोनेंट का मटेरियल क्या है प्लस श्रिंकेज वैल्यू क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ डीगेटिंग, ऑटोमेटिक और मैनुअल, मतलब बेसिकली आपका जो कंपोनेंट और जो फीड सिस्टम है, कंपोनेंट और फीड सिस्टम बेसिकली कंपोनेंट जो आपका होता है और उसके बाद रनर और जो गेट और स्क्रू होता है, ठीक है, उसको डीगेट करने के लिए, मतलब उसको अलग अलग करने के लिए आपको कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है। या तो आपको मैनुअल कटर से कटवाना है उसको, या फिर आपको उसको, मतलब क्या होता है, मैनुअल अगर कटर से कटवाओगे तो अब वहां पर लेबर कॉस्ट जुड़ेगी मोल्ड की कॉस्टिंग में। ठीक है, और अगर आपको डीगेटिंग ऑटोमेटिकली करवाना है तो उसके लिए हमको उसके अंदर कोई मैकेनिज्म देना होगा जिसकी कॉस्ट टूलिंग के अंदर जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, कि मेथड ऑफ डीगेटिंग ऑटोमेटिक चाहिए या मैनुअल चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो टनेज डाटा होता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि उनके आपके पास कौन सी मोल्डिंग मशीन है कस्टमर के पास। ठीक है, और वो कितने टन की मशीन है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, 1 मिनट। पवन जी, अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए, कहीं से कुछ आवाज से आ रही थोड़ी सी, है ना। नीलेश जी आप भी, जिनके भी माइक वगैरह हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो अपना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, एक बेसिक मशीन है ये। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कोर और केविटी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फिक्स्ड हाफ है। ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स्ड हाफ है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन, सॉरी, फिक्स्ड हाफ है, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये मूविंग हाफ है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। जो व्हाइट कलर की प्लेट दिख रही है आपको, व्हाइट कलर का ये पोर्शन है जो कंपोनेंट को इजेक्ट करने का काम कर रहा है। जो ये व्हाइट कलर की पिन दिख रही है ये है इजेक्टर पिन। ठीक है, अभी ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये मशीन का टनेज डाटा है। ठीक है, मतलब ये मशीन का बेसिकली साइज है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसका टाई बार डिस्टेंस है ये। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो ए दिख रहा है और यहाँ से लेकर ये जो बी दिख रहा है, ठीक है, ये टाई बार डिस्टेंस। बेसिकली ये टाई बार डिस्टेंस के बीच में आपके मोल्ड के साइज आना चाहिए, जो कि एक मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम डे, मतलब मैक्सिमम ओपनिंग है और मिनिमम ओपनिंग इसका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर ये जो पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है इसके अंदर ये है, ये वाला जो एरिया है ये डाई एंड मोल्ड यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर ही आपका मोल्ड फिक्स होता है, यहाँ पर ही आपका मोल्ड लगता है इसके साथ। ठीक है, ये जो ऊपर आपको पोर्शन दिख रही है ये है टाई बार। तो टाई बार डिस्टेंस के बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बीच में हमारा मोल्ड लगने वाला है, तो उसी के हिसाब से इसकी साइज डिसाइड होती है। ठीक है,
बॉटम प्लेट से लेकर टॉप प्लेट से लेकर बॉटम प्लेट तक की जो हाइट होती है इसको बोलते हैं हम लोग शट हाइट। क्या बोलते हैं? शट हाइट। ठीक है। ये वाली जो प्लेट दिख रही है जहां पर हमारा फिक्स्ड हाफ मोल्ड, देखो जो केविटी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड हाफ मोल्ड और मूविंग हाफ मोल्ड जहां पर क्लैंप होता है, इनको बोलते हैं प्लेटन। तो बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लेट है बेसिकली ये क्या है? प्लेटन। यहाँ पर ये है प्लेटन। ये वाले जो होल आपको दिख रहे हैं ये क्या है? टाई बार। ठीक है, तो टाई बार के बीच की आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए जो कि क्वाड्रेंट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, चलिए, मतलब इनकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, और यहाँ पर क्या करते हैं एक, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हॉपर है। ठीक है, हॉपर से मटेरियल आपका अंदर जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है स्क्रू। ठीक है, इसको कंप्लीट को बोलते हैं बैरल। ठीक है, तो ये स्क्रू यहाँ पर मूव करता है। ठीक है, स्क्रू घूमते हुए यहाँ पर मूव करता है, वो मटेरियल को अंदर पहुंचाता है। ये बैरल जो हीट होता है, हीट कंडीशन में, वो मेल्टिंग कंडीशन में मटेरियल को अंदर पहुंचा देता है। इसको मोल्ड की कूलिंग होती है, कूलिंग होने के बाद ये मटेरियल को इजेक्शन सिस्टम बाहर निकाल देता है कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है फिक्स्ड हाफ है, ये वाला जो पोर्शन है ये मूविंग हाफ है। इसको बोलते हैं इंजेक्शन यूनिट। इसको बोलते हैं डाई एंड मोल्ड यूनिट, जहां पर हमारा मोल्ड होगा इसको बोलेंगे इंजेक्शन यूनिट, यहाँ पर होगा, ठीक है, मोल्ड क्लैंप यूनिट। ये वाला जो पोर्शन होता है मोल्ड क्लैंप यूनिट। ठीक है, चलिए चलिए, इतना समझ में आया? अब देखो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हमको क्या क्या डाटा हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं और जब भी हम मोल्डिंग मशीन मोल्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका डिजाइन स्टार्ट करते हैं, तो हमको ये कुछ डाटा है, ये कुछ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है टनेज ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन कितने टन की है? बेसिकली टन मतलब होता है उसका क्लैंपिंग फोर्स, मतलब कितना क्लैंपिंग फोर्स लग रहा है, उसके अंदर फोर्स कितना लग रहा है, वो उसका उठ गया टन मशीन। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट कैपेसिटी। ठीक है, बेसिकली हम लोग उसका मशीन का जो टनेज है वो कैलकुलेट भी करते हैं, लेकिन उसके फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी यहाँ पर बताना नहीं है, यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एक तरह से पूरी तरीके से। ठीक है, शॉर्ट कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है कि कितने ग्राम का मटेरियल उस इंप्रेशन के अंदर, मतलब कि बैरल एक बार में कितना शॉर्ट डाल सकता है, मतलब इंप्रेशन में एक बार में कितना ग्राम मटेरियल को भर सकता है, उसको बोलेंगे शॉर्ट कैपेसिटी। मतलब स्क्रू अगर यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है तो कितने मटेरियल को वो डाल रहा है, उसको बोलेंगे शॉर्ट कैपेसिटी। ठीक है, टाई बार डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया टाई बार डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर ये है टाई बार डिस्टेंस, तो आपको टाई बार डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये ए वाली डिस्टेंस और बी वाली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन। मतलब मशीन प्लेटन का मैक्सिमम ओपनिंग कितना है और मिनिमम ओपनिंग कितना है, इसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे आपकी शट हाइट डिसाइड होगी। शट हाइट मतलब होता है, शट हाइट मतलब यहाँ पर होता है टॉप प्लेट के अपर फेस से लेकर बॉटम प्लेट के जो लोअर फेस है वहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है जब मोल्ड क्लोज कंडीशन में है उसको बोलते हैं शट हाइट। तो शट हाइट हमारी डिसाइड होती है उसी के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम ओपनिंग ऑफ मशीन प्लेटन के ऊपर। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अगर कोई बेसिकली मैं इसका ये जो पूरा का पूरा लेक्चर हो रहा है इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद ये वाला जो लेक्चर रहेगा मैं आपको पहुंचा दूंगा कहाँ पर? ड्राइव पर। ठीक है, ड्राइव पे से आप इसको देख सकते हो बाद में भी। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आज एक कोर और केविटी को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट है, ये मैंने आपको बताया था किसके लिए, कि इसका वेट कैसे निकालते हैं। वेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। वेट निकालने के लिए सॉलिड डेंसिटी आपको मटेरियल की पता होना चाहिए, सॉलिड डेंसिटी आप दोगे, सॉलिड डेंसिटी दिया, अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है वो डिफाइन कर दिया आपने कि ये मटेरियल, मतलब ये जो मॉडल है ये कौन सा मटेरियल है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इसका मैंने वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो इससे ये पता हो गया कि ये बेसिकली जो प्लास्टिक मटेरियल है ये पीपी मटेरियल है, मतलब पॉलीप्रोपिलीन है। ठीक है,
अब जब इसको हमने ये दे दिया तो यहाँ सर मेजर बॉडी में जाएंगे, मेजर बॉडी में जाकर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका मास निकाल लेंगे, मास निकालेंगे, यहाँ पर वेट नहीं निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? मास। कभी कभी कोई कोई वेट निकाल लेते हैं। वेट बेसिकली क्या होता है कि 9.8 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसको हम वेट बोलते हैं। यहाँ पर हमको अगर इसका मतलब मास चाहिए बेसिकली, ठीक है, मतलब कितने ग्राम का है, ठीक है, तो यहाँ पर केजी में आता है, ठीक है, तो केजी में इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलिए, अब इसको मैं कंपोनेंट को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। चलिए, अब क्या करता हूँ मैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ एक स्केच, ठीक है। चलिए, एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाएंगे आज के दिन, ठीक है, और उसका कोर और केविटी को बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसका वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 85, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये ग्लास बन गया। इसको थोड़ा सा रेडियस दे देते हैं, यहाँ से ये रेडियस दे दिया, कितना का देते हैं? 10 का दे देते हैं, ऐसा कर दिया मैंने, ओके, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा शेल दे देते हैं यहाँ पर, और इसकी जो थिकनेस है वो रख देते हैं हम लोग 1 mm, इसको कर दिया मैंने, ओके, ठीक है। इसमें जब भी आपके पास कोई कंपोनेंट आता है, इसको कर देते हैं, कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको कर दिया, ओके। चलिए, ठीक है। अब इसको सेक्शन व्यू काट के देखते हैं इसका थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखते हैं सेक्शन व्यू, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो इस तरह से आपको ड्राफ्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राफ्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ड्राफ्ट है कि नहीं, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो, इनर सरफेस आपको दिख रही है, यहाँ से देखो ये ड्राफ्ट है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव ड्राफ्ट होना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ड्राफ्ट जहाँ पर मिलता है वहां पर आप उसकी पार्टिंग लाइन बनाओगे, या फिर आप उसके पार्टिंग सरफेस को क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर ड्राफ्ट है, ठीक है। इसके अंदर से यहाँ से निकलेगा कोर, देखते हैं, यहाँ से निकलेगा इसके अंदर से कोर। ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा केविटी, ठीक है, मतलब ये रहेगा इसका पार्टिंग लाइन, ठीक है। इसको कर दिया, ओके। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसका जो ये वाला फेस दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ मैं, ओके, ठीक, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कहीं पर डाउट है? कंपोनेंट 2D ड्राइंग और 3D मॉडल आपको चाहिए? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको बोल्टिंग से लॉक करेंगे हम लोग, बेसिकली बोल्टिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। कल के दिन हम एक पूरा कंप्लीट सिंगल कैविटी मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से उसको लॉक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये पूरे जो 7 पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको, उस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख के रख सकते हो आप, ताकि जब अगला लेक्चर रहेगा तो अगले लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं उससे, ठीक है। यहाँ पर मेथड ऑफ डिकेडिंग समझ में आया, टनेज थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है। हॉट रनर वगैरह, प्रोडक्शन रेट क्यों इंपॉर्टेंट है हमको कस्टमर हैंड पे जानना है ना। थर्मोप्लास्टिक श्रिंकेज, ठीक है। कोर और केविटी समझ में आ गया। कोर और केविटी क्या होता है? मोल्ड बेस के सभी पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ, मोल्ड बेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये है टॉप प्लेट, ऊपर पिंक कलर का जो मिल रहा है वो टॉप प्लेट है। ये है केविटी प्लेट, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंटर वाली दिख रही है आपको, ठीक है, इसको ये है स्टीपर प्लेट, ठीक है। उसके बाद ये है कोर प्लेट, उसके बाद कोर बेक प्लेट, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, इसको बोलेंगे स्पेसर ब्लॉक, ठीक है। ये है इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बेक प्लेट। ये है इजेक्टर प्लेट ऊपर वाली, इजेक्टर बेक प्लेट। इजेक्टर बेक प्लेट, इसका थंब रूल है कि इजेक्टर बेक प्लेट जो रहती है वो इजेक्टर प्लेट से हमेशा कुछ थिकनेस उसकी ज्यादा होती है। जब इजेक्टर प्लेट जो होती है, इजेक्टर प्लेट से उसकी थिकनेस कुछ ज्यादा होती है, ठीक है। 5 mm 10 mm उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है बॉटम प्लेट, ठीक है। तो ये मोल्ड बेस के कंप्लीट पार्ट्स हुए, ठीक है।
ये है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। मोल्डिंग मशीन का ये चीज देख सकते हो। मशीन टनेज पता होना चाहिए, शॉर्ट कैपेसिटी पता पता होना चाहिए कि कितने ग्राम का मटेरियल एक बार में वो शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, टाई बार के डिस्टेंस पता होना चाहिए कि टाई बार के डिस्टेंस क्या है जिसके बीच में हमारा मोल्ड जाना है, जिसके बीच में हमारा मोल्ड फिक्स होना है। ठीक है, मैक्सिमम ओपनिंग लिमिट आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन मोल्ड की, पैटर्न की। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट कोर और केविटी के साथ मोल्ड। ठीक है, कंट्रोल जे। कम से कम इतना बना के देखो जितना मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इतना बना के इसको देखो। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मोल्ड विजार्ड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैनुअल मेथड से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मोल्ड विजार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोल्ड विजार्ड में आपने सपोज कोर और केविटी बना ली, उसके बाद स्लाइडर या फिर लिफ्टर बनाओगे, या फिर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप जाओगे अंडरकट को रिलीज करने के लिए, आप नहीं लिफ्टर बनाओगे, स्लाइडर बनाओगे, कुछ चीज बनाओगे, तो उसके लिए आपको मॉडलिंग का सहारा लेना ही पड़ता है, तो वहां पर वो चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, इससे अच्छा आप मॉडलिंग, आप जितनी अच्छी जानते हो, सॉफ्टवेयर की स्किल आपकी जितनी ज्यादा अच्छी है, उस हिसाब से आप अपना मैनुअल तरीके से मोल्ड बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोर और केविटी आपने मोल्ड विजार्ड में बनाया, तो वहां पर आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठा के एक बार में उसके ऊपर रख दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से मतलब मैनुअल तरीके से सभी चीजें कर सकते हो, मैनुअल तरीके से सब चीजें बना सकते हो। क्योंकि देखो कभी कभी इंडस्ट्री में जो मोल्ड होते हैं ना, वो हमेशा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनते, कभी कभी हम उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बनाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से ये मोल्ड बेस की प्लेटें हैं, तो ये सभी मोल्ड बेस की प्लेटों का हम लोग इस्तेमाल करें। हमको अगर इन मोल्ड बेस की प्लेटों का इस्तेमाल नहीं करना, सपोज हमारा कोर और केविटी प्लेट में ही और स्पेशल ब्लॉक में और बॉटम प्लेट में ही अगर हमारा काम पूरा हो जा रहा है और चार ही प्लेटें लग रही हैं, ठीक है, तो हम लोग सभी प्लेटों को क्यों लगाएंगे? समझ रहे हो ऐसे? हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे बेसिकली क्या होता है कि हमको मोल्ड डिजाइनिंग में, आप ये मान के चलो कि टूलिंग की अगर आप कॉस्टिंग कम कर सको, तो आप एक बहुत अच्छे डिजाइनर हो। मान के चलो कोई अगर, वही मोल्ड अगर मान के चलो आपने स्टैंडर्ड मोल्ड से बनाया, मतलब आपने हेस्को या डीएमई के स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया, पूरा मोल्ड बेस लेके आपने उसको 3 लाख में मोल्ड बनाया, वही मोल्ड अगर आप मान के चलो कि आप 1.5 लाख में 2 लाख में बना के कंप्लीट कर दो, और वही प्रोडक्ट निकल रहा है, वही कंपोनेंट निकल रहा है, वही क्वालिटी के साथ निकल रहा है, ठीक है, तो फिर बेसिकली आप एक अच्छे डिजाइनर कहलाओगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्टिंग कम करना एक अच्छे डिजाइनर का वो है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। हाँ, तो कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट एक सिंगल केविटी मोल्ड को बनाएंगे एनएक्स ग्राफिक्स में, और थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन भी हम लोग देखेंगे 10-15 मिनट। ठीक है। हाँ जी। जी। हाँ हाँ।